आनंद मासिक पत्रिका, अंक 4, प्रतिलेखन संख्या 13 एवं 14, गति 85 शब्द प्रति मिनट। महोदय, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का क्रियान्वयन करने से आंचलिक भाषाओं को प्राधान्य मिल गया। आंचल की आर्थिक, पारंपरिक तथा सामाजिक पहचान को प्रोत्साहित करने में राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा अन्य बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं अपना योगदान दे रही हैं। इसके साथ साथ आंचलिक भाषा के विकास के लिए उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना अति आवश्यक है। यह विकास प्रत्येक राज्य तथा आंचल में काफ़ी हद तक उभर चुका है, परंतु प्रश्न यह उठता है कि इतनी सारी विभिन्नताओं के बावजूद इन सभी भाषाओं में समन्वय किस प्रकार स्थापित किया जाए, जो समन्वय राष्ट्रीय अखंडता के लिए अनेकता में एकता का माध्यम बन सके तथा आंचलों को आर्थिक, सामाजिक तथा भाषा की स्वतंत्रता मिलने से इन क्षेत्रीय भाषाओं का बहुत विकास हुआ है, जिसकी प्रकाष्ठा क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध साहित्य, रंगमंच तथा फिल्मों के माध्यम से हो रही है। श्री अरविंद के शब्दों में प्रादेशिक जातियों की इस समस्त रचना में बाह्य रूपों के अनेक भेदों के बीच एक ही संस्कृति का प्रभुत्व दृष्टिगोचर होता है, परंतु उनमें से प्रत्येक अपनी विशिष्ट चरित्र और स्वभाव की धार के अनुसार ही सृजन करती है और यह चीज़ इन सुंदर और ओजस्वी साहित्य में से प्रत्येक पर भिन्न भिन्न छाप लगा देती है, जो एकता में भी समृद्ध विविधता का स्रोत है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति जितने अच्छे तरीके से अपनी मातृभाषा में कर सकता है, उतनी अन्य भाषा में नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत एक अखंड राष्ट्र है, फिर इसमें विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का समन्वय कैसे किया जाए, जिसमें प्रत्येक देशवासी को यह अनुभव हो सके कि हम भिन्न भिन्न आंचलिक भाषाओं के बोलने वाले एक ही माला में पिरोए हुए मोती हैं। हमारी अपनी पारंपरिक पहचान भी रहे तथा इसके साथ ही हम सभी एक ही विशाल तरु पर रहने वाले भिन्न भिन्न बोलियों में बोलने वाले पक्षियों की भांति प्रेम से रहें। लगता है कि संविधान निर्माताओं ने यह बात गहराई से अनुभव की होगी। प्रशासन की सुविधा के लिए अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी इस भाषा की व्यापकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया। इसलिए संविधान निर्माताओं ने पहले से ही धीरे धीरे अंग्रेजी से भारतीय भाषा में परिवर्तित करना शुरू कर दिया। हिंदी भाषा का प्रारंभिक रूप में अंग्रेजी का स्थान लेना असंभव सा था। महोदय, वर्तमान में ज्ञान विज्ञान के जगत में जो तेज़ी से प्रगति हो रही है, उसके साथ मेल कराने के लिए हिंदी भाषा को काफ़ी सीमा तक उदार होना चाहिए।
इतना उदार कि किसी भी आंचलिक भाषा में जो उपयुक्त शब्द उपलब्ध हैं उसे अपने अंदर समेट लें। इसमें एक तो लाभ यह होगा कि बाकी भाषाओं के लोग जब यह अनुभव करेंगे कि उनकी भाषाओं के शब्द भी हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं, तो उनमें राष्ट्रीय अखंडता की चेतना बनी रहेगी और हिंदी अधिक से अधिक व्यापक होती जाएगी। अवश्य ही इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाएं काफ़ी हद तक कार्य कर सकती है, परंतु इसके लिए एक अखिल भारतीय भाषा समन्वय विभाग की निगरानी में अपने ही आंचल की स्वायत्त संस्था के अधीन कार्य करना जरूरी है, जो उन अटपटे शब्दों का चयन करे तथा उनके वैकल्पिक शब्दों को आंचलिक भाषाओं से ढूंढे और उनको प्रयोग करने में अधिक से अधिक प्रयास करें। बहुत से अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में प्रयोग तो पहले से ही किया जाता रहा है। हिंदी के विस्तार और प्रगति में हमें संस्कृत का पुनः विस्तार भी करना होगा, जो भारतीय अखंडता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। बहुत सी दक्षिणी भारतीय भाषाओं में संस्कृत का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है। यदि हिंदी को अधिक से अधिक विस्तृत भाषा बनाना है तो संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर हम भारतीय भाषाओं का समन्वय कर पाएंगे। जैसा कि हमने पहले बताया है कि किसी भी अंचल को स्वायत्तता देने में स्थानीय बोलियां कहीं कुछ पीछे साहित्य के गौरव के अनुरूप उठ खड़ी होती है और साहित्य रचना का साधन तथा लोक संस्कृति का माध्यम बन जाती है। परंतु यह बात हमें भूलना नहीं चाहिए कि मूल अर्थात संस्कृत के साथ इन भाषाओं की श्रृंखला एकाएक टूट नहीं जाती। आंतरिक चेतना में तो ये भिन्न भाषाएं संस्कृत के ही अलग अलग विकास हैं, परंतु बाह्य चेतना में भी इसका संयोग तथा प्रयोग बनाए रखना आवश्यक है। अर्थात मूल के साथ जुड़ने के लिए हमेशा भिन्नताओं को एक विपरीत स्रोत की भी आवश्यकता होती है। संस्कृत का प्रसार इसलिए भी जरूरी है कि यह भाषा मूल रूप से सब भाषाओं की जननी है। राष्ट्र तब तक स्वतंत्र नहीं कहला सकता जब तक वह दूसरे राष्ट्र की भाषा का परित्याग नहीं कर देता।